हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 15 का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स। हमारे पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं पॉइंटर्स का बेसिक, पॉइंटर के साथ कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आज हमारी बारी है पॉइंटर्स का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। पॉइंटर्स का कई जगह पर यूज़ होता है, लेकिन आज का हमारा लेक्चर फोकस होगा बेसिकली फंक्शन के साथ पॉइंटर का यूसेज, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस। पर कॉल बाय रेफरेंस पढ़ने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, ये कोई कंप्लीट एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर फोकस कराया जा रहा है सिर्फ उस पार्ट पे जो हमें अभी स्लाइड में समझना है, दैट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या है। कई बार जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, देखिए मेन फंक्शन बनाया है मैंने, मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। एक बात याद रखिए कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है, तो मेन फंक्शन को रैम में मेमोरी मिलती है। तो ऐसा कुछ मान लीजिए कि मेन फंक्शन को रैम में कुछ मेमोरी मिल गई। अब मेन फंक्शन को जो रैम में मेमोरी मिली है, इसी मेमोरी के अंदर बनेंगे दो वेरिएबल्स। मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर अलग होने से समझने में आसानी होगी। तो दो वेरिएबल्स ए और बी मैंने कहाँ बनाए, मेन फंक्शन के अंदर। तो ये दोनों वेरिएबल्स मेन फंक्शन के अंदर बनेंगे। ये देखिए, राइट। ये दोनों वेरिएबल्स कौन से हैं, ए और बी। अच्छा, इनके नाम भी लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे पहले का नाम ए और इसको यहाँ रख दिया, और इसी तरीके से एक और वेरिएबल जिसका नाम है बी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स बने हुए हैं, लेकिन अब इन वेरिएबल में कोई वैल्यू आई होगी, ये सब बात की चीज़ है। जब हमने फंक्शन को कॉल किया, एक फंक्शन बनाया है फन नाम का, जिसको हम कॉल कर रहे हैं, उसमें देखिए पैरेंथेसिस में लिखा है ए और बी। हम इसको बोलते हैं कि हम फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यू पास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ए और बी वेरिएबल यहाँ पर कहलाएंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल में हम डेटा क्या पास कर रहे हैं, जो ए और बी में रखा हुआ है। तो ये फंक्शन को कॉल करते वक्त जो पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, उसे बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है, ये फंक्शन को कॉल करना है और ये फंक्शन को मैं कर रहा हूँ डिक्लेयर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फंक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखिए। ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करना एक लाइन की बात होती है, जिसमें हम कंपाइलर को बताते हैं फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट्स किस टाइप के पास होंगे। फंक्शन को कॉल करना एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। बाकी फंक्शन इस लाइन के लिखने पर चलेगा। कौन सा फंक्शन चलेगा, तो ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया हुआ है, ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाएगी। तो फन फंक्शन की डेफिनेशन, कॉल और डिक्लेरेशन, तीन अलग अलग चीज़ें। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, ये ए और बी में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, एक्स और वाई में। याद रखिए, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, सबसे पहले वो रैम में आता है। अभी मेन फंक्शन रैम में है ना, ऐसे ही मेन ने जब फन फंक्शन को कॉल कर लिया, तो फन फंक्शन भी रैम में आ जाएगा। और फन फंक्शन के अंदर भी दो वेरिएबल्स होंगे। दो वेरिएबल्स कौन से, ये जो एक्स और वाई हमने बनाए। देखिए आप, फन फंक्शन के पैरेंथेसिस में दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं, एक्स और वाई। ये दो ही क्यों बनाए, यहाँ से आप दो वैल्यू भेज रहे हैं, ये सेंडर है, तो ये एक्स और वाई रिसीवर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन सिर्फ उन्हीं वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है जो उसकी बॉडी में बने। हर फंक्शन की मेमोरी अलग होती है, उसके वेरिएबल्स अलग होते हैं। जैसे ये एक्स और वाई वेरिएबल्स फन फंक्शन के हैं, जबकि ए और बी वेरिएबल्स मेन फंक्शन के हैं। ये जो डेटा ए और बी में होगा, अब कुछ सपोज कर लेता हूँ मैं, जैसे 10 है और बी में 20 है, तो ए और बी की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी एक्स और वाई में। तो एक्स में भी आ जाएगा 10 और वाई में भी आ जाएगा 20। अच्छा, अगर फन फंक्शन के अंदर मैं एक्स और वाई में कुछ चेंजेस करूंगा, तो एक्स और वाई में चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन ए और बी में नहीं होंगे। ये एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई कहलाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स।
यानी जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो पैरेंथेसिस में जो लिखते हैं उसको एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं, और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो पैरेंथेसिस में लिखते हैं उसको फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। तो कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। यदि मान लीजिए हमने फन फंक्शन के अंदर लिखा सपोज करिए a+b, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि a और b नाम के कोई वेरिएबल फन फंक्शन में नहीं बने, वो तो बने मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन की मेमोरी अलग है, फन फंक्शन सिर्फ उसी मेमोरी को यूज़ कर सकता है जो उसको अलॉट हुई है, और उसके अंदर सिर्फ x और y नाम के वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इन x और y वेरिएबल्स का नाम a और b भी रख देता तो भी ये a और b मेन फंक्शन के a और b से अलग होते, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर फंक्शन के अपने वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें समझ में आया एक्चुअल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं। यहाँ a और b एक्चुअल आर्गुमेंट्स हो गए और x और y फॉर्मल आर्गुमेंट्स हो गए। अब हम अपने आज के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम बाकायदा बना के देखते हैं। हमें एक फंक्शन बनाना है जो 2 नंबर को स्वैप करे। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस तरीके का होगा। मान लीजिए एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल्स बना रहा हूँ a और b। उसके बाद मैं यूज़र को एक मैसेज देता हूँ एंटर 2 नंबर्स, और ये 2 नंबर स्कैनफ की मदद से मेरे पास आ जाएंगे a और b वेरिएबल में। मैंने लिखा एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, a और b की वैल्यूज़ को स्वैप करना चाहता हूँ। वैसे आपको पता होगा कि इसको स्वैप करने का लॉजिक क्या होता है। एक तीसरा वेरिएबल हमें बनाना होता है, हाँ, थर्ड वेरिएबल की मदद से हम स्वैपिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक t नाम का मैंने एक तीसरा वेरिएबल बना लिया होता, तो a की वैल्यू मैं पहले t में रखता, a में फिर b की वैल्यू रखता, और b में एक t की वैल्यू रख देता। तो इस तरीके से नंबर स्वैप हो जाते, और स्वैप हो जाने के बाद यदि मैं प्रिंट कराता वैल्यूज़ किसकी, a की और b की, तो क्या होता, जो वैल्यूज़ यूज़र ने इनपुट करी थी उसके उलट वैल्यूज़ मुझे दिखाई देती। ठीक है, तो मैं करना तो यही चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये स्वैपिंग इन 3 लाइंस को यहाँ लिखकर नहीं करना चाहता। तो फिर कैसे करना चाहता हूँ, इस जगह पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन को कॉल करूँ। यहाँ पर एक स्वैप नाम के फंक्शन को हम कॉल करें। अब सोचिए ये स्वैप फंक्शन क्या करेगा, a और b की वैल्यूज़ को स्वैप कर देगा। तो मैं स्वैप फंक्शन बनाता हूँ। मैंने लिखा void swap, एंड इसके अंदर मैंने लिखा एक वेरिएबल t, और लेट्स से t असाइन a असाइन b असाइन t। ओके, अच्छा, तो चलिए ये सवाल अब आपके लिए है कि a और b में स्वैपिंग हो गई या नहीं हुई। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पर सोच सकते हैं इत्मीनान से कि ये सही कोड लिखा है कि गलत कोड लिखा है। चलिए, अगर आपने सोच लिया है तो काफ़ी लोगों ने शायद सही जवाब सोच लिया होगा। ये गलत लिखा है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। आप देखिए मेन फंक्शन में a और b वेरिएबल बने हैं, और a और b को मैं यूज़ कर रहा हूँ एक दूसरे फंक्शन स्वैप में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ और तरीका सोचते हैं। जैसे मैंने a और b की वैल्यू पास कर दी, इसका भी आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ a और b की वैल्यू पास कर दी, और यहाँ पर मैंने x और y नाम के 2 वेरिएबल बना लिए। तो क्या होगा, इससे a और b की वैल्यूज़ कॉपी हो जाएंगी x और y में। अब मैं यहाँ a b नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं लिख रहा हूँ x और y। ओके, अब आपको फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इससे स्वैपिंग हो जाएगी। आप अच्छे सोचिए, फिर स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए कि क्या ये सही। अगर सोच लिया है तो जवाब ये है कि ये भी गलत। ये गलत इसलिए है कि आपने a और b का डेटा, मान लीजिए 10 और 20 था, वो x और y में ट्रांसफ़र कर दिया। x और y का डेटा इंटरचेंज कर दिया, पर x और y अलग वेरिएबल्स थे। जैसे यहाँ पर देखिए x और y का डेटा अगर 10 20 जो है वो इंटरचेंज हो जाए, तो क्या a और b में भी डेटा इंटरचेंज हो जाएगा? नहीं, x और y में किया गया कोई भी चेंज एक्चुअल आर्गुमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो यही बात समझने वाली है कि अगर आप x और y में स्वैपिंग कर भी रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें तो a और b का डेटा इंटरचेंज करना है। यानी ज़रूरत को समझिए,
स्वैप फंक्शन की ज़रूरत है कि वो ए और बी में डेटा रखे, कुछ चेंज करे, पर स्वैप फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। याद रखिए, कोई भी फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो यदि आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि हम रिटर्न करवा लें, तो देखिए रिटर्न कराना इसका सोल्यूशन नहीं है, तो रिटर्न तो हम नहीं कराएंगे। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सोल्यूशन है एड्रेस पास करने का। अगर आप पॉइंटर्स के पिछले 2 लेक्चर्स देख चुके हैं तो आपको पॉइंटर्स की स्ट्रेंथ समझ में आ गई होगी। पॉइंटर वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करते हैं। तो सोचिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर ए का डेटा एक्स में आ जाएगा तो क्या होगा कि ए की वैल्यू एक्स में आएगी। अब आप वैल्यू का कुछ भी कर लीजिए, एक्स में क्या आ गया, 10 आ गया। अब आप 10 का कुछ भी कर लीजिए, इससे ए का डेटा तो चेंज नहीं होने वाला ना। आप y में b की वैल्यू रखते हैं, मतलब b की वैल्यू 20 है तो 20 किस में चला गया, y में। y में 20 है, अब आप y का कुछ भी करिए, पर क्या इससे b में कोई चेंजेस हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो इसका मतलब आपके कुछ भी करने से अभी a और b में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो सही तरीका ये होगा कि मुझे a और b को ही एक्सेस करने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, a और b का एड्रेस पास करता हूँ। जब मैं एड्रेस पास करूँगा तो डेफिनेटली ये ऑर्डिनरी वेरिएबल उसका एड्रेस नहीं रख सकते, तो मुझे बनाना पड़ेंगे इनको पॉइंटर्स। तो x और y क्या हो गए, पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस कंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या हुआ, आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि पॉइंटर उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको वो पॉइंट करते हैं। तो अब अगर x a को पॉइंट कर रहा है, x में किसका एड्रेस है, a का, तो x a को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं एस्ट्रिक x लिखूंगा तो ये a कहलाएगा। समझिए, x लिखूंगा तो केवल x, लेकिन एस्ट्रिक x लिख रहा हूं तो ये a कहलाएगा। जब भी पॉइंटर वेरिएबल के पहले स्टार लगा दिया जाता है तो ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। ध्यान सुनिए इस बात को, जब भी पॉइंटर वेरिएबल के पहले स्टार लगा दिया जाता है तो ये पूरा वो वेरिएबल बन जाता है जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यानी ए बन गया। तो ए की वैल्यू टी में गई, मैंने ए तो नहीं लिखा लेकिन इनडायरेक्टली मैंने ए ही लिख दिया। इसी तरीके से ये ए है और ये बी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज तो हुई है लेकिन x और y की नहीं, यहाँ वैल्यू इंटरचेंज हुई है a और b की। तो अब कोई ये मत सोचिएगा कि t को पॉइंटर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि t तो ऑर्डिनरी वैल्यू ही कंटेन कर रहा है, t में थोड़ा ना एड्रेस जा रहा है, इसलिए वो ऑर्डिनरी वेरिएबल रहेगा। अच्छा, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन भी करना होगा। इस फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? डिक्लेरेशन हमेशा वैसे करते हैं जैसे डिफाइन करते वक्त हम लाइन लिख रहे होते हैं। ये देखिए वॉइड स्वैप है ना, ये वाली लाइन, तो वॉइड स्वैप इंट स्टार, ठीक है, ये हुआ डिक्लेरेशन करने का स्टाइल। अब आप इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी देखिए क्या आउटपुट आता है। जैसे 2 नंबर एंटर करता हूँ मैं, 10 और 20, तो रिजल्ट आ रहा है 2010, जिसका मतलब स्वैपिंग हो गई, इंटरचेंज हो गया। यस, आप इस प्रोग्राम को बहुत बारीकी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसी से समझने की कोशिश करिए कि कब हमें एड्रेस पास करना चाहिए। अच्छा, तो कॉल बाय रेफरेंस क्या हुआ? जब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त एड्रेस पास कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय पासिंग रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस और एड्रेस एक ही बात, तो मैं कॉल बाय एड्रेस बोलूं या कॉल बाय रेफरेंस बोलूं, एक ही बात। हालांकि C++ लैंग्वेज में कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन C लैंग्वेज में कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस एक ही बात होती है। अच्छा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जब भी पॉइंटर वेरिएबल होंगे समझ जाइए कॉल बाय रेफरेंस होने वाला है। अभी आप इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये जो स्वैप फंक्शन बना हुआ है इसमें ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं एक्स और वाई और ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए स्वैप फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त एड्रेस पास करना होगा। तो हम इससे बोल सकते हैं फंक्शन कॉल बाय पासिंग एड्रेस या फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि कॉल बाय रेफरेंस क्या है, लेकिन अब ये समझना है कि कब हमें फंक्शन में एड्रेस पास करना होता है। चलिए इस बात को समझने के लिए एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो आपने अक्सर यूज़ किया हुआ है। आप स्कैनएफ को कई बार यूज़ करते हैं और स्कैनएफ के अंदर आप लिखते हैं एड्रेस ऑफ, यस लिखते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में भी आप देखिए स्कैनएफ लिखा हुआ है और स्कैनएफ के अंदर हमने एड्रेस ऑफ ए या एड्रेस ऑफ बी लिखा हुआ है। सोचिए कि यहाँ एड्रेस ऑफ क्यों लिखा होगा? वही रीज़न है कि हमने स्वैप में एड्रेस ऑफ क्यों लिखा है। देखिए स्कैनएफ प्री डिफाइंड फंक्शन है, पर वो एक फंक्शन है, यानी मेन एक फंक्शन है
तो scanf एक दूसरा फंक्शन है। scanf फंक्शन अगर दूसरा फंक्शन है तो वो a और b में वैल्यू कैसे रख देगा? a और b वेरिएबल तो मेन फंक्शन के, a और b में कुछ रखने के लिए ज़रूरी है कि scanf a और b को एक्सेस कर सके। तो अगर मैं ये एड्रेस ऑफ नहीं लगाता तो क्या होता? a और b की वैल्यू पास होती scanf में, और a और b में तो गार्बेज वैल्यू रखी है। अगर वो scanf को दे भी दी जाए तो उस गार्बेज वैल्यू का यूज़ करके क्या scanf a में कोई चेंज करा पाएगा, b में कोई चेंज करा पाएगा? नहीं। तो a और b के अंदर वैल्यू रखवाना ये scanf का काम है, यानी कीबोर्ड से जो वैल्यूज इनपुट हो रही हैं वो हमें किस में रखवाना है? a और b में। तो scanf ये काम कैसे करेगा? तो scanf को हमने a और b का एड्रेस दिया है, तो scanf के पास डेफिनेटली होंगे पॉइंटर वेरिएबल। वो पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा ही वो हमारे a वेरिएबल और b वेरिएबल में रख पाता है वैल्यू। तो आप सोचिए a और b कंटेनर की तरह है, तो scanf को a और b के कंटेंट की ज़रूरत थी या a और b के एज अ कंटेनर की ज़रूरत थी? scanf को डेफिनेटली कंटेनर की ज़रूरत थी, उसे वैल्यू रखनी थी कंटेनर में। जैसे मान लीजिए मैं सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाऊँ, तो उसमें मैं क्या पास करूँगा? मैं रेडियस पास करूँगा। रेडियस की वैल्यू कि रेडियस का एड्रेस? ऑब्वियसली वैल्यू। क्यों? क्योंकि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे रेडियस की वैल्यू की ज़रूरत है। मुझे रेडियस जिस वेरिएबल में था उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछिए, मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप डेफिनेटली इसे लाइक करने वाले, और यदि आपको कुछ शिकायत है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स के ज़रिए लिखने भी वाले हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यदि आपको ये वीडियो वाकई में बहुत पसंद आया है और आपको लगा है कि यूज़फुल है तो आप इसको शेयर तो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने फेसबुक वॉल पे पेस्ट करेंगे। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के और भी वीडियोस और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी चाहिए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी वीडियोस यहाँ पर मैं नए अपलोड करता हूँ, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल के तो आपको उसकी खबर मिलती रहती है। इसके अलावा कुछ और नए चैनल्स भी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें और भी कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे। आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं और कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू।